हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 9th चैप्टर बता रही हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ने के लिए इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया है 37 नंबर प्रैक्टिस सेट में और इन्वर्स प्रोपोर्शन दिया है 38 नंबर प्रैक्टिस सेट में, है ना। लेकिन क्या होता है, अगर मैं अलग अलग आपको समझाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट और इन्वर्स आपको दोनों साथ में सिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ देखिए बच्चों, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर मैं इसको डायमीटर से इसके डिवाइड कर रही हूँ, अगर मैंने 1 डायमीटर खींचा तो इसके कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, है ना। तो मैं कैसे उसे लिखूँगी, 1 डायमीटर, पार्ट कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, सेम ऐसे ही कोई भी सर्कल है, अगर मैं 2 डायमीटर खींचूँ तो ड्रॉ करूँ, अगर 2 डायमीटर तो आप देखेंगे डायमीटर मेरे कितने हैं, 2 हैं, तो जो पार्ट्स हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 4, है ना, 4 पार्ट हो गए। फिर मैं अगर मैं इसको 3 डायमीटर ड्रॉ करूँ तो 1 2 3, आप देखेंगे कितने हो जा रहे हैं पार्ट, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। ऐसे ही हमारा डायमीटर जितना इंक्रीज़ होते जाएगा, हम जितना उसे इंक्रीज़ करेंगे उतना ही जो हमारे पार्ट होंगे, इस सर्कल के जो पार्ट हैं वो भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे ये 3 मैंने ड्रॉ किया है तो कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, है ना। जैसे इसमें अभी मैंने इसको 4 कर दिया, मेरा डायमीटर कितना हो गया, 4, डायमीटर 4 हो गया, तो पार्ट्स कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। यहाँ देखिए बच्चों, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब किसी भी चीज़ का, ये सिर्फ इस सर्कल की बात नहीं है, किसी भी चीज़ का अगर हम उसको जितना ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका जो दूसरा भाग है वो और भी उतना इंक्रीज़ होते जाएगा। ठीक है, मैं इसको कैसे कर देती हूँ, x और y के रेशियो में कर देती हूँ। यहाँ देखिए x और ये रहा y। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, आपको ध्यान में रखिएगा, ये आपके अपने दिमाग की समझ है। अभी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है ये आपको समझना है। कैसे कि जब कोई चीज़ है, अगर मैं जैसे इस सर्कल को डिवाइड कर रही हूँ तो जितने डायमीटर बढ़ते जा रहे हैं उतने पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं कोई दूसरा काम करूँ, जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, मैं किसी क्लास में जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे उन बच्चों को क्या करना है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कम स्टूडेंट हैं तो मुझे कम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। या फिर आप अपने बर्थडे का सोच लीजिए, आपके बर्थडे का एग्जांपल देती हूँ। हाँ, क्या बर्थडे का एग्जांपल दूंगी तो आपके दिमाग में और अच्छे से जाएगा। आपके बर्थडे में आपको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब आप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो, आपके क्लास में उस दिन क्या हुआ, बच्चे कम आए हैं, स्टूडेंट कम आए हैं। अब आपको क्या होगा, जो चॉकलेट आपने लिया है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चॉकलेट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कम होगा, क्योंकि बच्चे कम हैं इसलिए चॉकलेट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन सपोज़ उस दिन ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा फ्रेंड्स आ गए आपके, तो क्या होगा, चॉकलेट भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ रहे, दिमाग में बात आ रही है आपके। ऐसा जब होगा कि x और y बच्चे कम हो रहे हैं, सपोज़ 10 हैं तो आपको 20 चॉकलेट देना पड़ा, है ना। अगर सपोज़ वो होते 30 तो आपको कितना देना होता, 60, है कि नहीं। अगर वो होते 40 तो आपको कितना देना होता, 80। यानी अगर स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो आपके चॉकलेट का जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इतनी बात आपके समझ में आई। अगर यहाँ पे 50 स्टूडेंट हो गए तो यहाँ हो गया 100 चॉकलेट। अगर सिर्फ 1 स्टूडेंट रहे तो कितना होगा, 2। देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये इसका बता रहा है कि ये एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये समझ में आया आपके। और एक बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई जो होता है इसका जो वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है बच्चों,
कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि लास्ट वैल्यू जो है उसकी वो सेम आएगी। जैसे ये है 1/2, अगर मैं इसको नीचे करूँ 10/20, अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो क्या होगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सेम हियर 30/60 मैंने किया, 31 जा 30, 32 जा 60। सेम ईयर किसी का भी कोई भी अगर ऐसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसमें सेम ही वैल्यू आता है, लास्ट वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, हो गया ना, सब किसके बराबर हो गए, सब हो गए 1/2 के इक्वल। ठीक है, सभी के समझ में आई बात। अब यहाँ देखिए, ये हमें समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट है। अब मैं इसी के साथ आपको इन्वर्स का भी बता देती हूँ। क्यों, ताकि आपको अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि कैसे डायरेक्ट होता है और कैसे इन्वर्स होता है। जब अलग अलग होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो ऐसे हो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होगी उसमें ये होगा डायरेक्ट। ज़्यादातर आप देखेंगे तो जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा, कोई वर्क है मेरे पास, सपोज़ एक वॉल तैयार करना है मुझे। ठीक है, एक वॉल तैयार करना है तो मैं इसके लिए जितने भी वर्कर लाऊंगी ये वॉल क्या होगा, अगर मेरे पास वर्कर कम है तो वॉल को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। और अगर मेरे पास वर्कर ज़्यादा हैं तो वॉल क्या होगा, जल्दी तैयार होगा। अगर हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मैं जितने ज़्यादा वर्कर अपने पास रखूँगी मेरा जो डे है वो क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। अगर मैंने 4 रख लिया तो मेरा जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, सपोज़ 8 डेज़ में हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने क्या किया कि वर्कर कम कर दिए, ठीक है, वर्कर अगर मैंने कम कर दिए, मैंने 2 कर दिया, तो जो मेरा डेट है, जो ये हाउस कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसमें क्या होगा, वो काम और भी ज़्यादा टाइम लेगा और कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी के। तो ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी अगर हमारा काम जल्दी करना है तो हमें क्या करना होगा, वर्कर्स की संख्या को इंक्रीज़ करना होगा। अगर हमें काम आराम से चाहिए तो हम क्या करेंगे, वर्कर्स के नंबर्स को कम कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन और ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यही होता है कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो जो सेकेंड उसका है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो सेकेंड वन भी डिक्रीज़ होगा। ये देखो, मैंने इंक्रीज़ का बताया, अभी एक डिक्रीज़ का भी बता देती हूँ। इसी में अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कि ए सर्कल को मैंने 4 डायमीटर डाला था तो 8 पार्ट हुए, फिर ये डिक्रीज़ हो रहा है और क्या मैंने 3 कर दिया ऊपर डायमीटर तो उसके पार्ट 6 हो गए। ठीक है, मैंने उसे और डिक्रीज़ किया, 2 डायमीटर किया तो उसके पार्ट 4 हो गए। मैंने उसे और डिक्रीज़ किया तो 1 डायमीटर ड्रॉ किया तो कितने पार्ट हो गए, 2। यानी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दोनों इंक्रीज़ हो रहा है, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो दोनों डिक्रीज़ हो रहा है। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और जब ऐसा आए कि फर्स्ट वन इंक्रीज़ हो, सेकेंड वन क्या हो, डिक्रीज़ हो, या फिर फर्स्ट वन डिक्रीज़ हो तो सेकेंड वन क्या हो, इंक्रीज़ हो, मतलब जब इन्वर्स काम होता है, जब उल्टा फुल्टा हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जा रहा है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 37 प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, इफ़ 7 kg अनियंस कास्ट 140 रुपीज़, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। ठीक है, इसमें देखिए आपको साफ पता चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। कोई भी चीज़ अगर हम कम ख़रीद रहे हैं, अगर हमारे पास क्वांटिटी कम लेनी है हमें, तो क्या होगा, उसके लिए हमें पे भी कम करना होगा, और अगर हमें ज़्यादा लेनी है तो हमें पे भी ज़्यादा करना होगा, है ना। जैसे चॉकलेट लेने जा रहे हैं आप, डेयरी मिल्क छोटा वाला, तो छोटा वाला डेयरी मिल्क ले रहे हैं 5 रुपीज़ वाला। अगर आपने 1 डेयरी मिल्क लिया तो आपको 5 रुपीज़ देनी है, 2 डेयरी मिल्क लोगे तो 10 रुपीज़ देनी है। आपने क्या किया, जैसे जैसे
डेयरी मिल्क के नंबर बढ़ा दिए, वैसे वैसे क्या हो गया, रुपीज़ भी आपके बढ़ गए। सेम यहाँ पे भी है। यहाँ आपके समझ में आ रहा होगा कि अगर 7 kg ऑनियन का कास्ट है 140 रुपीज़, तो 12 kg ऑनियंस का कास्ट क्या होगा, और भी इंक्रीज़ होगा। मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। तो इसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए, इफ़ 7 kg ऑनियंस कॉस्ट 140 रुपीज़, ओके। लेट्स 12 kg ऑनियन कॉस्ट x रुपीज़। अगर 7 kg ऑनियंस का कॉस्ट है आपका 140 रुपीज़, तो हमने क्या कर लिया, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि 12 kg ऑनियंस का कास्ट कितना होगा, x रुपीज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर, इसलिए हम क्या करना होगा, 7 kg का 140 रुपीज़ है, तो हम यहाँ सेम ऐसे ही लिखेंगे 7 kg 140 रुपीज़ इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमें मालूम है कि कभी भी अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी इज़ इक्वल में होगा। तो हम इन्हें भी क्या करेंगे, इज़ इक्वल में लिखेंगे, और x को हम क्या कर देंगे, नीचे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, इतना होने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि जो नंबर वैल्यू है हमें एक तरफ करना होगा वन साइड, और x को अनदर साइड। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसका इससे और फिर इसका इससे। ध्यान दीजिएगा, 7 × x इज़ इक्वल टू 12 × 140 हुआ। अब हमें क्या करना होगा, x इज़ इक्वल टू 12 × 140 अपॉन, यहाँ क्या है, 7 है। आप लोगों को मालूम होगा कि 7 यहाँ किस में है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन बना रहा है। जब कभी कोई भी नंबर किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन बनाता है, तो वो इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाते समय क्या करता है, डिवीज़न हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लाके इसको डिवीज़न में डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में कट कुट, तो चलो करते हैं। 7 2 ज़ा क्या हो गया, 7 2 ज़ा 14 और 7 0 ज़ा 0। इट्स मीन्स x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, ध्यान दीजिए, 12 × 20। और जब ये 12 × 20 हो रहा है तो 12 का मल्टीप्लिकेशन 20 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखिए, 12 0 ज़ा 0, 12 2 ज़ा 24। इट्स मीन्स कि 12 kg ऑनियंस का कॉस्ट कितना हो गया है, 240 रुपीज़ हो गया है ना। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप आंसर लिखना, आंसर देखिए कैसे लिखेंगे आप, वी मस्ट पे 240 रुपीज़ फॉर 12 kg ऑनियंस, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड वन। इफ़ 600 रुपीज़ बाय 15 bunches ऑफ फीड, हाउ मैनी विल 1280 रुपीज़ बाय। यहाँ पर भी देखिए आप क्या बोल रहा है कि 600 में अगर आप 15 bunches ऑफ फीड ले रहे हो तो 1280 रुपीज़ में कितने बंचेस ऑफ लोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, यहाँ पे भी आपको वही करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। क्यों, क्योंकि आप चॉकलेट लेने जा रहे हो, 10 रुपीज़ दोगे तो वो 2 चॉकलेट देगा। अगर आप 20 रुपीज़ दे रहे हो तो वो कितना चॉकलेट देगा, 4 चॉकलेट, यानी इंक्रीज़ होगा। अगर पैसा आपने रुपीज़ आपने इंक्रीज़ किया है तो जो चॉकलेट की क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो वैसे यहाँ पे भी है, अगर उसने 600 रुपीज़ में 15 bunches लिया है फीड के, तो वो 1280 रुपीज़ में क्या लेगा, 1500 से ज़्यादा ही लेगा। यानी ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है।
तो इसलिए चलो हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड नंबर हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, इफ 600 rupees by 15 bunches of feeds है, feed, लेट एज्यूम, मतलब हम एज्यूम करते हैं कि क्या होगा, 1280 रुपीज़ कितना बाय करेगा, x बाय x बंचेस ऑफ फीड। ओके, देखा आपने, अगर 600 रुपीज़ में हमने 15 बंचेस ऑफ फीड बाय किया है तो 1280 रुपीज़ में हम कितना कर रहे हैं, x कर रहे हैं। अब हम यहाँ लिख देंगे इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर आप क्या करोगे, बंचेस ऊपर लिखना है तो बंचेस ऊपर लिखिए और उसका प्राइस क्या करेंगे, नीचे, और यहाँ पे भी सेम एक्स को हम ऊपर करेंगे और प्राइस को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। ध्यान देना कभी भी आप कि आप जिसे ऊपर लिख रहे हैं, अगर आपने प्राइस को नीचे किया है तो सेकेंड वन में भी आपको प्राइस को नीचे करना है। आप कंफ्यूज होके फर्स्ट वन को नीचे नहीं कर देना, ठीक है, नहीं तो आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चले करते हैं, 600 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 1280। ओके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये किसके साथ है, कौन सा रिलेशन इसने रखा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका रिलेशन क्या होगा, चेंज होके डिवीज़न का हो जाएगा, है ना। तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया और इसको यहाँ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ आया तो क्या हुआ, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 15 से हम क्या करेंगे, 60 को कैंसिल करेंगे। 15 वन जा 50 और 15 के टेबल में आप देखिए 60 कितने टाइम में आ रहा है, 4 टाइम में आ रहा है ना। 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45 एंड 15 फोर जा 60। इट्स मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने नहीं आता है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए और फटाक से करिए कि 4 जा हो गया हमारा 60। इट्स मीन्स ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, करके देखो। 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12 एंड 4 टू जा 8, यानी कितना हो गया 32। यहाँ पे देखेंगे हम x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 1 इंटू 32। इट्स मीन्स वैल्यू क्या हो गई, 32 हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 1280 रुपीज़ में हमने कितने बंचेस ऑफ फीड बाय किए हैं, कितने बंचेस, 32। तो चलिए लिखते हैं हम इसका आंसर। आंसर में क्या लिखेंगे, वी विल बाय 32 bunches of feed in 1280 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ देखिए कितनी आसानी से, कितना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये डायरेक्ट पोर्शन में है या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जब आपके समझ में ये आ गया तो आगे के क्वेश्चन तो आप यूँ कर लेंगे चुटकियाँ बजाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको डिवीज़न का प्रॉब्लम कुछ बच्चों को होता है। तो डिवीज़न अगर सपोज़ आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो यहाँ इससे कर लिए हम ऐसे, और आप इस 4 से यहाँ पे करके, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, ऐसे कर लीजिए। 4 3 जा 12 0 0, यहाँ 5 सॉरी हाँ यहाँ पे क्या है 8 है, 8 को मैंने नीचे किया, 4 2 जा 8। देखो आंसर आ गया ना। इसको देख के आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, कोई किसी भी प्रकार के फेयर की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल निकाल दीजिए और फटाफट क्वेश्चन को करके सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं रीडिंग कर रही हूँ।
For 9 cows, 13 kg 500 gram of food supplement are required every day in the same proportion. How much will be needed for 12 cows? मतलब अगर 9 cows हैं तो उनको कितने सप्लीमेंट चाहिए? फूड सप्लीमेंट 13 kg 500। तो 12 काऊ को कितने चाहिए? ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, अगर स्टूडेंट कम है तो चॉकलेट कम चाहिए, लेकिन अगर स्टूडेंट की संख्या बढ़ी, उनका काउंट बढ़ा, तो क्या होगा? हमारे चॉकलेट के भी नंबर बढ़ जाएंगे, है ना? उनका नंबर बढ़ा तो इनका भी। तो सेम ईयर अगर काऊ की नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उनके सप्लीमेंट्स के भी क्या होंगे? अमाउंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं। If for 9 cows 13 kg 500 grams of food supplement are required, therefore let 12 cows required X kg food supplement. ओके, यहाँ ध्यान दीजिए। इफ़ फॉर 9 cows 13 kg 500 gram of food supplement are required, therefore let assume 12 cows required X kg food supplement. Okay, it is हमें समझ में आ रहा है कि अगर 9 काउज हैं तो इतने सप्लीमेंट लग रहे हैं, तो 12 के क्या होंगे? और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। इसका मतलब क्या होगा? क्या ये क्या है? इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Therefore, यहाँ देखिए, ये जो 13 kg 500 है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 13.500 kg लिख सकते हैं ना हम। देखिए आपके पास क्या है, अगर 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना 150 पैसे, आपने देखा होगा। तो वैसे सेम इसका भी हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा के 500 kg कर सकते हैं, है ना? तो चलिए इसको करते हैं। अगर 9 काऊ है तो उसका क्या है? 13.500 इज इक्वल टू 12 काऊ का क्या हमने एज्यूम किया है? x। अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 13.500। ध्यान दीजिए क्या है? 13.500। अब हमें क्या करना है? सेम मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ करके उसे डिवीजन में कर देंगे। 12 इंटू 13.500 अपॉन 9। अब 9 से डिवाइड करिए। 9 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये 9 किससे डिवाइड हो सकता है? आप चाहिए तो इसको डायरेक्ट इससे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको और स्मॉल करना है तो कर दीजिए। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 हो गया। अब इस 3 से आप इसे डिवाइड करिए। चलिए करते हैं। 3 4 जा 12, वहाँ पे कितना है? 1 है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 1 है, ये 5 हो गया। कितना? 15। 3 5 जा 15 और 0 0। ओके, चलो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4.500। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 20 को यहाँ कितना करेंगे? 0 और 2 हम कैरी दे देंगे। 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 कितना होगा बच्चों? 17 18। और हमें देखिए पॉइंट कहाँ लगाना है? 1 2 3, यानी पॉइंट हमें कितना लगाना है? 1 2 3 के बाद। तो हमने कर दिया, यानी कितना हो गया? कितना केजी हमें सप्लीमेंट देना होगा पता चल रहा है ना? 18 kg, यानी 12 काउज़ को कितना सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है? तो 12 काउज़ को 18 kg सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? वी विल नीड
18 kg of food supplement for 12 cows। देखा आपने कैसे निकला आंसर, कैसे फटाफट आ रहे हैं ना। बस आपको कंसंट्रेशन करके समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज़। हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 12 क्विंटल अगर आप ले रहे हैं तो 36,000 है, और 8 क्विंटल का कितना है। अगर आपने 4 चॉकलेट लिया तो उसका कॉस्ट है 20 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या आपसे है कि अगर आपने 5 चॉकलेट लिया तो आपको कितना प्राइस देना होगा, 25 रुपीज़। अगर आपने सिर्फ 2 चॉकलेट लिया तो आपको कितना देना होगा, आपको देना होगा 10 रुपीज़, है ना। चॉकलेट का नंबर अगर आपने बढ़ा दिया तो आपके रुपीज़ भी क्या हो गए, बढ़ गए। अगर आपने चॉकलेट के नंबर कम कर दिए तो रुपीज़ भी कम हो गए। तो सेम यहाँ है कि अगर उसने 12 क्विंटल सोयाबीन लिया है तो उसके प्राइस क्या होंगे, ज़्यादा है। तो 8 क्विंटल यानी कम किया उसने तो उसके प्राइस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इट्स मीन्स ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स bean is 36,000 rupees. Let assume for 8 quintals of soya beans is X रुपीज़। ओके, क्या हो गया, अगर 12 kg 36,000 रुपीज़ में है तो 8 क्विंटल का कितना हो जाएगा कॉस्ट, 8 क्विंटल का हो जाएगा X रुपीज़, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं, इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देयरफॉर क्या हो गया, हम लिखेंगे उसे कि 12/36,000 इज इक्वल टू 8/x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चलिए करते हैं। 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 3600। अच्छा, एक पॉइंट और आप नोटिस करना, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इनको पहले लिखूं या इन्हें पहले लिखूं। उससे कुछ मतलब नहीं है, आपको जिसको करना है, आप चाहते हो इनका मल्टीप्लिकेशन करके आप फर्स्ट लिख दो, इनको सेकंड लिख दो। आपका ऐसा थॉट है कि मैं इसको अगर फर्स्ट लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फर्स्ट लिख दो, इसको यहाँ, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के साथ जो भी नंबर है उसको एकदम डायरेक्टली नंबर के साथ लाना है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ लाके डिवाइड करना है। अगर सपोज़ किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि कहीं डिवाइड में है तो वो क्या होगा, दूसरी तरफ आने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसमें माइनस प्लस के मैंने ट्रिक बताए हैं, ठीक है, वो आप ज़रूर देखना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखना। वो आपको अभी आपने देखा वो 9th 10th 11th 12th आप लाइफ टाइम जब तक मैथ यूज़ करोगे उसका यूज़ आपको होगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, एक बार देखना। उसमें मैंने ये भी बताया है कि माइनस प्लस में कब चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में कब चेंज होता है, आप देखना ज़रूर, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, x इज़ इक्वल टू 8 इंटू 36,000 अपॉन 12। अब इसको मैं कट कर रही हूँ तो आप यहाँ देखिए 12 से मैं डायरेक्टली इसको करती हूँ।
तो 12 3 जा 36 हो रहा है, 3 हो गया, 12 0 जा 0, 12 0 जा 0, 12 0 जा 0। तो यहाँ क्या हो रहा है 8 × 3000। अब 8 से 3000 में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 8 3 जा 24,000, यानी 8 कुंटल ऑफ सोयाबीन आपको क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 24,000 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर, द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज़ कितना हो गया है, 24,000 रुपीज़। आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखिए, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन को आप देखिए बच्चों क्या दिया है, 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज़, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। सेम देखिए ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना। तो हम लिखेंगे 2 मोबाइल कॉस्ट रुपीज़, लेट एज्यूम 13 मोबाइल कॉस्ट इज़, यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2/16,000 इज इक्वल टू 13/x। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं, वो देखिए मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वो क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को ऐसे रीड करेंगे और ये 2 जो है ये नंबर में नहीं दिया हुआ है, बाकी सारे नंबर में दिए हुए, ये नंबर में नहीं दिया है। वो मतलब क्वेश्चन देखेंगे पहले ही डर जाने का, पहले ही उनको एकदम डर आ जाएगा कि इसमें करना क्या है, यहाँ पे तो एक ही नंबर दिया है, यहाँ पे 1 नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया नहीं। तो इस पे ध्यान देने का कि ये नंबर में नहीं लिखा है लेकिन नंबर नेम तो है ना, तो आप उसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसे सॉल्व करना है। चलिए इसको करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 × x इज इक्वल टू 13 × 16,000। अब यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू 13 × 16,000 अपॉन 2। अब इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए करते हैं, ये कर सकते हैं ना, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। x इज इक्वल टू 13 × 8,000। ओके, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 8 जा कर लीजिए आप, 0 0 0। 0 को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, आप सभी को मालूम ही होगा। अब 13 8 जा करो, 104। तो आपको कितने रुपीज़ चाहिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, आपको चाहिए 1,04,000 रुपीज़। तो 13 मोबाइल को परचेस करने के लिए हमें कितने पे करने होंगे, हमें पे करने होंगे 1,04,000 रुपीज़। ओके, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे वी विल बी रिक्वायर्ड 1,04,000 rupees to buy 13 such mobiles। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रैक्टिस सेट 37 हमारा कंप्लीट हो रहा है। ओके बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे के वीडियोस पाने के लिए आप लोगों को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।